बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अहम तरीन खबरें। 26 नवंबर का दिन गुजर गया। 26 नवंबर का दिन गुजर गया। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी और तमाम मुल्क भर से काफिले जो हैं उन्होंने पिंडी पहुंचना था और पिंडी में फैजाबाद का मुकाम रखा गया था। इमरान खान साहब को आने से रोकने के लिए बेहिसाब किस्म के अलर्ट्स जारी किए गए और उनको बताया गया कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम पे हमला हो सकता है, तुम पे कातलाना हमला हो सकता है, तुम पे खुदकुश हमला हो सकता है, तुम पे फायरिंग हो सकती है, तुम पर वो बारूदी सुरंगें फट सकती हैं, वो फिक्स जो है बारूद जो है वो फट सकता है, जिसको आईईडीज कहते हैं, वो फट सकती हैं। बहुत कुछ कहा गया और उनको कहा गया आप ना निकलें, खुदा के लिए ना निकलें। जब वो इन धमकियों से नहीं डरे और उन्होंने कहा कि जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। मैं उस दिन बच गया जिस दिन मुझ पे सीधी फायरिंग हुई और उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा प्लान जो था वो लियाकत अली खान शहीद जैसे किए गए हमारे बानियाने पाकिस्तान में से एक रहनुमा पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को जैसे शहीद किया गया, वैसी ही असैसिनेशन उनकी होनी थी। एक ने मारना था, दूसरे ने मारने वाले को मारना था और उसके बाद 3 पार्टियां उन्होंने कहा कि मौजूद थीं। 3 स्क्वाड थे जो हमला करने वाले थे, उनमें से एक ने कातिल को मारना था जिसने मुझे मारना था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा प्लान था, लेकिन जब वो गिर रहे थे, जब उनकी टांगों पे गोलियां लगी, जब वो गिर रहे थे तो उनके ऊपर से गोलियां गुजर रही थीं और वो गिर रहे थे और उनके मुखालिफिन शायद खुश हो रहे हों, जिन्होंने भी ये प्लान बनाया था कि ये गिर गया या मर गया, लेकिन दरअसल अल्लाह ताला ने उनको गिरा कर उनको बचाया। वरना अगर वो खड़े रहते और उनकी टांग पे गोलियां ना लगती, खड़े रहते, तो जो ऊपर से बौछार थी गोलियों की, जो देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है वीडियोस में, वो समझ आ जाएगी, तो वो ना बचते। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको गिरा कर बचाया और दोबारा खड़ा किया। वो बैसाखी के सहारे जो है वो चलकर आए और स्टेज पर बैठ के उन्होंने तकरीर की और लोगों का जमे गफीर था, लाखों लोग उनको सुन रहे थे और मुल्क भर में करोड़ों लोगों ने उनको सुना। टेलीविजन चैनल्स के सामने बैठ के, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे उनको सुना, टेलीविजन चैनल पे बैठ के सुना। और कितने परसेंट लोग पाकिस्तान के उनको सिर्फ डिजिटल मीडिया पे, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे सामने बैठ के, बड़ी स्क्रीनों पे बैठ के देख रहे थे, वो थे 88%। पाकिस्तान का 88% अवाम उनको सुन रहा था। किन टीवी चैनल्स पे? ARY पे भी और बोल पे भी। पहले नंबर पे ARY, नंबर 2 पे बोल टीवी था। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इन 2 टीवी चैनल्स की थी और बाकी तमाम टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप थी 12%, क्योंकि लोग उसके बाद तीसरे नंबर पे जो व्यूअरशिप थी वो फीफा वर्ल्ड कप की थी। तो ये सिचुएशन थी। इमरान खान साहब को डराया गया, धमकाया गया। जब वो डरे नहीं, धमके नहीं, उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद उनको हेलीपैड पे उतरने की इजाजत नहीं दी गई। कभी इधर कभी उधर शटल कॉक बनाया हुआ था। उनकी दरखास्त को फुटबॉल की तरह एक किक मारता था, उधर पिंडी से आती थी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पिंडी। ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद अगले मरहले में क्या हुआ? अगले मरहले में ये हुआ अगले मरहले में उनको जगह, उसके बाद स्टेज तब्दील किया जा रहा था। कभी फैजाबाद, कभी रहमानाबाद, कभी फैजाबाद, कभी रहमानाबाद। उसके बाद ये तमाम जब नाकामियां हो गई तो उनका जलसा भी हुआ, भरपूर लोग आए। फिर कहा गया कि फसाद है, फितना है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी नुमाइंदगी की और अपनी आखिरी तकरीर असैसिनेशन की अटेम्प्ट के बाद उनकी ये पहली तकरीर थी। जहां से सिलसिला उन्होंने छोड़ा था वहीं से सिलसिला शुरू किया और पहली दफा मंजर-ए-आम पे आए। उन्होंने फैसले किए जी। फैसला उन्होंने किया कि सूबाई असम्बलियों से, तमाम सूबाई असम्बलियों से
इस्तीफे दे रहे हैं और वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, बाहर निकल रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मेजॉरिटी है, वो असेंबली तोड़ भी सकते हैं। पंजाब असेंबली में उनकी मेजॉरिटी है, उनकी हुकूमत है, वो असेंबली तोड़ सकते हैं। सिंध असेंबली में उनकी अच्छी लीडर ऑफ अपोजिशन उनके हैं, अच्छी खासी तादाद है, वहां से इस्तीफे दे सकते हैं। वो असेंबलियां तहलील करेंगे या फिर इस्तीफे देंगे। उन्होंने असेंबलियां तहलील करने का नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बढ़ेंगे, हम असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो क्राइसिस भी नहीं पैदा करना चाहते किसी किस्म का। वो असेंबलियों से निकलेंगे, आप इस्तीफे देंगे, आप जो मर्जी करें, आप गवर्नमेंट को चलाएं, सूबों को चलाएं, पंजाब को चलाएं, बलूचिस्तान को चलाएं, खैबर पख्तूनख्वा को चलाएं, नो इशू। वो हुकूमत छोड़ रहे हैं और हुकूमत से निकल रहे हैं बाहर, और बाहर आकर उन्होंने मुतालबा करना है। इवन उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 9 महीने बाद भी होंगे, मुकर्ररा मुद्दत पे भी होंगे, उसके लिए भी वो तैयार हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट को दे रहे हैं जी, वो फ्री हैंड दे रहे हैं, खाली मैदान छोड़ रहे हैं। अब जब वो ज़िमनी इलेक्शन, जब वो असेंबलियों से निकलेंगे, असेंबलियां तहलील नहीं कर रहे, वो किसी लिटिगेशन में नहीं जाना चाह रहे कि हम असेंबली तोड़ें, हुकूमत बहाल कर दे, नहीं, वो असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं। और उसके बाद कौमी असेंबली से पहले ही वो बाहर हैं। तो जब 2 असेंबलियों की मेजॉरिटी बाहर आ जाएगी और उसके बाद खैर सिंध असेंबली की अपोजिशन बाहर आ जाएगी, पंजाब कौमी असेंबली पहले ही बाहर है, तो आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि वहां पे ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, फिल फॉर ज़िमनी इलेक्शन करवाएं। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएंगे? क्या इलेक्शन कमीशन को अरबों रुपया दिया जाएगा? और अगर ज़िमनी इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान खान साहब पूरे तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। और स्ट्रेटेजी उनकी क्या होगी? अगर उन्होंने असेंबली से इस्तीफे दिए और इस्तीफे देने के बाद ज़िमनी इलेक्शन पे ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए, पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे आप ज़िमनी इलेक्शन करवा सकें, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये इलेक्शन की तरफ ही जाना है। और ये जो कहा जा रहा था कि जनाब ये लड़ाई है, नए आर्मी चीफ भी आ गए, उन्होंने उस तरफ गए ही नहीं, नए आर्मी चीफ को वेलकम किया, ऑलरेडी कर चुके हैं। और बाजवा साहब को अलबत्ता मैसेज उन्होंने जरूर दे दिया। और फिर आज की जो तकरीर थी वो उस हद तक नहीं गए, बल्कि पीछे रहे हैं। उन्होंने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी, मिलिट्री लीडरशिप को भी मैसेज दिया कि उनसे उनकी कोई लड़ाई नहीं है, वो फौज के साथ हैं और जिसने ये गलत काम किया सिर्फ उसके खिलाफ लड़ेंगे। शहीद अरशद शरीफ का मामला उठाया और अपना मामला उठाया, अभी तक उनके FIR दर्ज नहीं हुई। साबिक वजीर आजम है, असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुई है, एक नौजवान शहीद हुए हैं और 10-11 जख्मी हुए हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही। उन्होंने उन तीनों के नाम भी नहीं लिए, आज सिर्फ 3 शख्सियात का जिक्र किया, नाम लेना भी छोड़ दिया। मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव अप्रोच है। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सियासी जंग शुरू कर रहे हैं और ये सियासी जंग बगैर बैसाखियों की होगी, क्योंकि जोड़ा जा रहा था, ताने बाने बुने जा रहे थे कि इनके पीछे कौन है। इनके पीछे जनरल फैज है, इनके पीछे अजहर अब्बास है, इनके पीछे नोमान है, इनके पीछे कौन है, इनके पीछे साहिर है, इनके पीछे आसिम है, पता नहीं क्या क्या ये साजिशी ताने बाने बुने जा रहे थे। पूछा जाता था बुला बुला के लोगों को कि इनके पीछे कौन है। तो वो जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो गया। और अगली बात यह है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, मुझे अंदाजा है और मुझे यकीन ही करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं वो कम अज कम उनकी प्रायोरिटी जो है उनकी यही होगी कि वो सबसे पहले तो अफवाज पाकिस्तान को दोबारा से नए सिरे से खड़ा करें, उनकी साख, उनके वक़ार को बहाल करें, अफवाज पाकिस्तान की साख को बहाल करें, वक़ार को बहाल करें। क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस बेहंगम तरीके से, जिस बुरे तरीके से आर्मी चीफ की पोस्ट को मिसयूज किया गया है और उस मुकद्दस वर्दी को मिसयूज किया गया है, इसका कोई मिसाल नहीं मिलती 75 सालों में। या तो डायरेक्ट आते थे, या पहले माजी में होता था
चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मार्शल लगाया, खुद आ जाते थे। इन्होंने तो ना खुद आए बल्कि हर चीज पे, यानी कि यहां तक कि वजीर आजम को उनका पसंद का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखने की इजाजत नहीं। आजम खान पे ही पूरे पिछले 3 साल आजम खान पे ही लगा दिए। आजम खान फर्स्ट टाइम जिस दिन आए उस दिन से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो अगर जवाबन इमरान खान साहब कह देते जनाब आप अपना चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बदल लें तो फिर क्या रहता। तो हर मामले में मुदाखलत की गई, हर मामले में एहतसाब के अमल में मुदाखलत की गई। तो उन्होंने बता दिया आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कि जनाब मैं नाकाम तरीन वजीर आजम था कि मैं एहतसाब नहीं कर सका, और वो इसलिए नहीं कर सका कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी। और नैब के अफसरान आके बताते थे हर चीज तैयार है जी, हर चीज तैयार है, लेकिन हुक्म नहीं है, फाइलें आगे मूव करने का हुक्म नहीं है। और ये बात तो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि आप एहतसाब अदालतें बनाएं, जो नैब के पास पेंडिंग मुकदमात हैं उनको स्पीडली आगे बढ़ाएं, जो कसूरवार है उसको सजा दें, जो कसूरवार नहीं है उसको बरी करें, ताकि ये जो पेंडेंसी है खत्म हो। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म को भी वजारत कानून ने अमल पजीर नहीं होने दिया। और वजीर कानून थे हमारे दोस्त बहुत ही अच्छे फरोग नसीम साहब, और वो भी ड्राइंग रूम के मुस्तकिल मंदूब थे, मुस्तकिल विजिटर थे ड्राइंग रूम के। और वो भी ना MQM की हिदायत पे अमल करते थे, ना ही प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे अमल करते थे, बल्कि वो सबसे पहले ड्राइंग रूम में जाके बातें होती थी कि जनाब क्या करना है, तो बताया जाता था कि नहीं कुछ नहीं करना। जो एहतसाब का कानून है जो मंजूर हुआ अब ये रजीम चेंज के बाद, वो एहतसाब का कानून ड्राइंग रूम में उसकी नोक पलंग भी सवारी गई और वो सारा कुछ हुआ, उसमें भी उनका हिस्सा था। और वो वहीं से आया था जब ये फैटफ वाला बिल, मनी लॉन्ड्रिंग का बिल आ रहा था, तो साथ कहा गया कि इसको भी ऐड करें। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब इस बात के शाहिद हैं, गवाह हैं कि उनको किस तरीके से आके कहा जाता था कि इसको एक्सपेडाइट करें, इसको भी शामिल करें। और जिसके बाद फिर वो बाहर निकल गई थी अपोजिशन, जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, वो बाहर निकल गया था, लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं लिया था, कानून मंजूर नहीं होने दिया था। तो इसलिए जनाब बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। तो इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है, बहुत तुरुप का पत्ता, और ये पहला उनका कार्ड है एक पॉलिटिकल खालिस पॉलिटिकल स्ट्रगल का। अब देखते हैं क्या होता है और इस कार्ड को कैसे खेला जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।